अभी हम लोग कुछ और सब्जेक्ट्स, कुछ और टर्म्स यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसे हिंदी में कहते हैं अनुपूरक अनुदान। जैसे कल हम लोग बजट पर डिस्कशन कर रहे थे, तो बजट में हमने बजट के प्रस्तुत करने से लेकर के वित्त विधेयक तक हम लोगों ने किया था, डिफरेंट स्टेज की हमने बातचीत की थी। लेकिन कई बार जो है बजट आप ये मान लीजिए कि जैसे अब अनुपूरक बजट या अनुदान है, इसमें क्या होगा कि यदि किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तो हम अनुपूरक अनुदान बाद में प्रेजेंट करते हैं। मतलब उसमें बीच बीच में बजट में भी संशोधन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो बजट में बता दिया गया है वैसा ही होगा, बीच बीच में सरकार उसको चेंज भी करती रहती है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट यह बतलाता है कि यदि किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तो सरकार वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले लोकसभा में अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करती है। इंग्लिश में ऐसे लिख लो कि इफ इन एनी सर्विसेज more money spends then before finishing financial year गवर्नमेंट प्रेजेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट बिफोर लोकसभा। और देखना, एक है एक्सेस ग्रांट, इसको कहते हैं जायदा की मांग। इस दोनों में एक ही अंतर है, दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इसे हम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद जब प्रस्तुत करते हैं तो यह एक्सेस ग्रांट कहलाता है। दोनों सेम है, अर्थात यदि किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तो सरकार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ज्यादा की मांग प्रस्तुत करती है। ठीक है ना। इसमें क्या है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले, यहां पर सिर्फ यह लिखना है वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग द फाइनेंशियल ईयर। तीसरा एक कॉन्सेप्ट है एडिशनल। एडिशनल ग्रांट, इसको कहते हैं अतिरिक्त मांग। किसी नई सेवा की आवश्यकता
उभरने पर मान लीजिए कि कुछ ऐसे सर्विसेज हो सकते हैं जिसे हमने बजट के दौरान हाइपोथेसिस नहीं किया है, लेकिन वह मांग आ जाए, तो नई सेवा की आवश्यकता उभर जाए, तो फिर एडिशनल ग्रांट लाएंगे। इफ needs of new services emerged, एक नेक्स्ट में हम लोग करते हैं, ये समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट अर्थात प्रत्यानुदान इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि किसी आपात के कारण या राष्ट्रीय आपात के कारण नए खर्च उत्पन्न हो जाए और सरकार इस स्थिति में भी नहीं है कि वो बता सके कि खर्च कितना होगा। यह एक तरह का ब्लैंक चेक होता है, मतलब जितनी आवश्यकता रहेगी सरकार निकाल सकती है अगर वोट ऑफ क्रेडिट ले लिया है तो, क्योंकि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि कितना खर्च होगा वो सरकार बता सके। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में वोट ऑफ क्रेडिट लाया जाएगा। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसीज, आपको सिर्फ ये सिचुएशंस ध्यान में रखने हैं। न्यू सर्विस आ जाएगा तो एडिशनल ग्रांट आएगा। एक्सेस ग्रांट तब आएगा जब हम उसको किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए और हम इसकी अनुमति बजट वर्ष या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लेंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा खर्च हो जाए और उसकी अनुमति हम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले ही ले लेंगे। फिर वोट ऑफ क्रेडिट हमने आपको बतलाया, और जो लास्ट है वह है एक्सेप्शनल ग्रांट। अपवादानुदान है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज। क्लियर है? बजट के अतिरिक्त बीच बीच में जैसी आवश्यकता उभरती है उस आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के ग्रांट्स को प्रेजेंट करने की परंपरा है भारत में। और ये सारे जो ग्रांट्स हैं ये आर्टिकल 14, 15 और 16 में है। आर्टिकल 1114, 1115, 116 के अंतर्गत है। ये आर्टिकल को ध्यान में रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बेयर एक्ट से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है। इसको क्या करना है कि इसको मैच इट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें पूछा जाता है। इसको एक तरफ ये सारे
टर्म्स रख देंगे और दूसरी तरफ उसका मीनिंग रख देंगे, तो आपको उसको समझना रहेगा। ठीक है ना? तो इसको याद करके रखना है आपको। आगे बढ़े हम। आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास को इनफैक्ट हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल पर। मनी बिल आर्टिकल 110 धन विधेयक, और दूसरा फाइनेंस बिल। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, और यहां पर हम कर रहे हैं कैटेगरी 1, यहां पर कर रहे हैं कैटेगरी 2, अर्थात श्रेणी 1 और श्रेणी 2। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। पहले हम मनी बिल पर बातचीत कर लेते हैं, फिर हम फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की बातचीत करेंगे। फाइनेंस बिल में मनी बिल में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मनी बिल डिफाइंड इन वेरियस सब क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 110। मनी बिल अर्थात धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी कर को लगाना या कर को समाप्त करना या कर को संशोधित करना या इससे संबंधित जो विधेयक है वह विधेयक धन विधेयक कहा जाता है। या भारत की संचित निधि या लोक लेखा निधि में कोई राशि डालना या निकालने से संबंधित जो विधेयक होगा वह धन विधेयक कहलाएगा। इसी तरह से आप आर्टिकल 110 के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ेंगे तो उसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, मतलब वो विषय बतलाए गए हैं कि किस विषय से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहा जाएगा। संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना या उससे संबंधित कोई प्रावधान करना धन विधेयक कहलाएगा। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में की गई है। पहले पॉइंट में आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में यह लिखेंगे कि स्पीकर ऑफ द हाउस सर्टिफाइड एनी बिल एज मनी बिल एंड हिज कंसिडरेशन इज फाइनल इन नेचर। लिख लीजिएगा। अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र देता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र देता है
और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। स्पीकर ऑफ द हाउस सर्टिफाइड एनी बिल एज मनी बिल एंड हिज डिसीजन इज फाइनल इन नेचर। सेकंड पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट में हम आएंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली बिफोर लोकसभा विथ प्रायर एसेंट ऑफ और अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्थात धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, चूंकि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाएगा, तब जब यह दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात एक बार पुनः राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आएगा, तो राष्ट्रपति इसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो लिख लिया आप सभी लोगों ने, धन विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात जब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। आफ्टर पासिंग मनी बिल बाय बोथ हाउसेज, bill presented before president for his assent, president can give his assent or he denied to give the assent. President can give the assent or deny to give the assent, but he cannot return money bill for the reconsideration. One more thing, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। There is no provision of joint session in case of money bill. धन विधेयक के संबंध में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। इतनी बातें नोट कर ली। इसके बाद हम लोग आते हैं फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 पर। इसको डिफाइन सबसे पहले करते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 110 से संबंधित विषयों के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल होते हैं। इन कैटेगरी 1 of the finance bill, in category 1 of the finance bill, subjects
related to Article 110 and the other subjects also included. मतलब 110 से संबंधित विषय भी है और अन्य विषय भी है। और दो बातें ध्यान में रखिएगा, इसे भी सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे भी सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 प्रेजेंटेड बिफोर लोकसभा ओनली, और इसे प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। And before presentation, prior approval of president required. ये दो बातें क्लियर है। फिर तीसरी बात लिखिएगा, बट आफ्टर पासिंग द बिल फ्रॉम लोकसभा, बिल प्रेजेंटेड बिफोर राज्यसभा, and if there is any difference of opinion, then there is provision of joint session. That means इस दो स्टेप के बाद जो विधेयक है वो ऑर्डिनरी बिल जैसा हो जाता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात जब विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद जब विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो संयुक्त सत्र का प्रावधान है। अर्थात इन दो शर्तों को छोड़ देंगे तो जो वित्त विधेयक श्रेणी 1 है वह सामान्य विधेयक जैसा है, क्योंकि उसमें संयुक्त सत्र का प्रावधान है। कैटेगरी 2 में जाते हैं तो कैटेगरी 2 का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि श्रेणी 2 के अंतर्गत, वित्त विधेयक श्रेणी 2 के अंतर्गत कोई भी विषय अनुच्छेद 110 से संबंधित नहीं होता है। वित्त विधेयक श्रेणी 2 के अंतर्गत कोई भी विषय अनुच्छेद 110 से संबंधित नहीं होता है। कैटेगरी 2 ऑफ फाइनेंस बिल, इन कैटेगरी 2 ऑफ फाइनेंस बिल there is no subject related to Article 110. In category 2 of finance bill there is no subject related to Article 110. और जब कोई भी विषय अनुच्छेद 110 से संबंधित नहीं है तो इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात यह साधारण विधेयक है, सीधी बात।
और दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त सत्र का प्रावधान भी है। दैट मीन्स कैटेगरी 2 ऑफ फाइनेंस बिल कैन बी प्रेजेंटेड आइदर बिफोर लोकसभा और राज्यसभा। देयर इज नो प्रॉब्लम। कैटेगरी 2 ऑफ फाइनेंस बिल कैन बी प्रेजेंटेड आइदर लोकसभा और राज्यसभा। And in case of any difference of opinion, there is provision of joint session. इसे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त सत्र का प्रावधान भी है। ठीक है, यहीं पर आप वीडियो को विराम दे दीजिए।